नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और इस शाम मैं बैठा हूं उस ऊर्जावान व्यक्ति के साथ जिसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी महसूस हो रही है। ये वो शख्स है जिन्हें जो काम जिस वक्त तक दिया गया 100% अपनी कोशिशों के साथ पूरा किया। योगी आदित्यनाथ अपने आप में उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, देश के जाने माने संतों में से एक हैं। और हमने पिछले 4 साल में इनके कई चेहरे देखे, एक प्रशासक का चेहरा, एक पालक का चेहरा, एक सर्वहारा वर्ग के ध्यान रखने वाले व्यक्ति का चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने अपने राज्य के अंदर कोविड जैसी महामारी को बाहरी ब्रेक लगाकर रोक दिया। वरना उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, वहाँ क्या हालात हो सकते थे ये हम सब सोच सकते हैं। हमारे लिए कितना बड़ा ये सपना, कितना दुर्दांत सपना होता, हम सब समझ सकते हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत में यहीं से करूंगा कि आप जैसे ही घुसे लोगों ने कहा जय श्री राम। जय श्री राम पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या चलेगा? देखिए, जय श्री राम उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, पश्चिमी बंगाल में भी चलेगा, पूरे देश में भी चलेगा। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी जय श्री राम का विरोध करते थे। आज उनकी दुर्गति देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, तो रामायण काल से हो रहा है। जो राम का द्रोही है उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कम से कम जय श्री राम बोलने पर तो प्रतिबंध न लगाएं, अन्यथा देश की जनता ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं करेगी। और बंगाल की जनता तो ये तय कर चुकी है कि जो राम के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे। योगी जी, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आप एक भारी भरकम बजट लेकर आए। आपने लक्ष्य रखा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत अच्छा लक्ष्य है अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए। आपका भारी भरकम बजट आया 5.5 लाख करोड़ रुपए का। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इस विपरीत परिस्थिति में जब कोविड हुआ, दुनिया भर की कई अन्य दिक्कतें देखने को मिली, कुछ इलाकों में स्लो डाउन भी हुआ, आपने इतने सारे पैसे आएंगे, चुनावी साल है, ये जुगाड़ कैसे किया? देखिए, 1 साल की तैयारी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक कार्य योजना तैयार की थी, उसको पूरी ईमानदारी के साथ हमें लागू करना था। 2017 में जब हमें सत्ता मिली थी तब प्रदेश का खजाना खाली था, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बैंक और वित्तीय संस्थाएं हमें सहयोग देने को तैयार नहीं थी। मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था और वह विकल्प था कि मुझे संसाधन उत्तर प्रदेश से ही क्रिएट करने हैं और यहीं से इनकम बढ़ानी है। मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था, उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का था। हमने 2 सेक्टर पर फोकस किया, एक एग्रीकल्चर पर, दूसरा एमएसएमई पर। और दोनों पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर रखा। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। उसने हमारी इकोनॉमी को एक बल दिया। एक दूसरा, प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया। देखिए, बजट का दायरा बड़ा नहीं हो जाता है अगर आपके पास आय ही नहीं है तो। आप कर्ज लेकर के थोड़ा खर्च करेंगे, हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी। 2017 में प्रदेश में वैट था, जीएसटी उसी साल लागू हुआ।
वैट प्रदेश के अंदर कुल 49,000 करोड़ प्राप्त होता था। हम लोगों ने उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचाया। आय यानी इनकम, इतना पहले 49,000 करोड़ राजकोष में जाता था, हमने उसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। तो अतिरिक्त जो पैसा आया है लगभग 51,000 करोड़, ये प्रदेश के विकास में ही खर्च हो रहा है। एक्साइज 12,000 करोड़ प्रदेश के अंदर मिलता था, आज वो 36,000 करोड़, 3 गुना ज़्यादा आ रहा है पैसा। ये भी प्रदेश के ही विकास में खर्च हो रहा है। ऐसे ही स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 10,000 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में आता था, हमने इसे 23 से 25,000 करोड़ तक पहुंचाया है। माइनिंग में 1300-1400 करोड़ आता था, हम उसको 4,000-4,500 तक लेके गए। मंडी में 600-700 करोड़ आता था, हम उसको 2,000 करोड़ तक लेके चले गए। जितने लीकेजेस थे इसको सख्ती के साथ रोका गया। जो पैसा नेताओं की जेब में जाता था वो पैसा हमने राजकोष में जमा कराना प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में इनकम बढ़ी, तो साथ साथ हमने विकास कार्यों के माध्यम से, बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उस पैसे को भी उसी रूप में बढ़ाना शुरू किया। 2 लाख करोड़ का बजट 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचा। कोविड-19 नहीं होता तो हो सकता है ये हमारा 6.5 लाख तक जाता, लेकिन हम भी पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं। ये प्रदेश के लिए बहुत उपलब्धि की बात है और ये नई संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब तलाशने का एक अवसर हमें देता है। तमाम प्रदेशों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और आपने उसके लिए लीकेजेस को रोका। उत्तर प्रदेश के बारे में साफ कहा जाता था यहाँ पर सब कुछ चलाने के लिए मंडियाँ लगती हैं। जब योगी जी ने यह सब करना शुरू किया तो विरोध भी हुआ होगा। देखिए, विरोध, आपको दिक्कतें भी झेलनी पड़ी होंगी, आप कईयों के निशाने पर भी आए होंगे। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, और अगर विरोध हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य था, और लक्ष्य इस बात का था कि हमें उत्तर प्रदेश की सूरत को बदलना है, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा है उसको चेंज करना है। हमारा यूथ या उत्तर प्रदेश का हमारा नागरिक कहीं जाता था उसको शक की निगाह से देखा जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं भी जाएगा, देश या दुनिया में, सम्मान की निगाह से वो देखा जाता है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है, और इस उपलब्धि के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने बजट के बारे में बताया, लेकिन किसी भी जगह इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या बाकी चीज़ों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश इसके मामले में कुख्यात भी था, विख्यात भी था। आपकी जो पॉलिसी है कि भाई इनकाउंटर कर दो, उसकी कहीं आलोचना भी हुई, कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये तरीका शायद ठीक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्रवाई गुंडा एक्ट के खिलाफ आपकी सरकार में हुई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस कार्रवाई के बाद डाउन द लाइन क्या मैसेज गया है? देखिए, प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही कार्य किया है। अपराधी कोई भी हो, उसके साथ उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो, आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना है। आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। 4 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार को, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। अपहरण का जो उद्योग प्रदेश के अंदर चलता था एकदम जीरो स्तर पर आ गया। आपसी रंजिश के मामलों को छोड़ दिया जाए तो छोटे छोटे मामले गांवों के होते हैं, जिसमें कभी कभी हत्याएं भी हो जाती हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी कार्रवाई और हमारे स्तर पर, शासन स्तर पर, विभाग के स्तर पर कार्रवाई चल भी रही है, लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम न्यूनतम स्तर पर है। और हम लोग
पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक बेहतर कानून व्यवस्था में से एक है, और इसने न केवल प्रदेश के नागरिकों के मन में एक विश्वास पैदा किया है, प्रदेश की बहन और बेटियों के मन में एक विश्वास पैदा किया है, बल्कि निवेशकों के मन में भी एक नया उत्साह और एक नया विश्वास भरा है, जिससे देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक है। आपने बड़े बड़े माफिया डॉन जो सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके घर तोड़ दिए, उनके इलीगल इमारतों को ध्वस्त कर दिया। एक साहब हैं जो पंजाब की जेल से आना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या डर है उनके मन में? मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुख्तार अंसारी के मन में। और क्या कांग्रेस की पंजाब की सरकार उनको बचा रही है, जो प्रोडक्शन वारंट के बावजूद भी यहाँ नहीं आने दे रही? देखिए, हमने किसी निर्दोष का कोई मकान नहीं ढाया है, लेकिन अगर किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके हवेली खड़ी की है तो कानून को तो अपना काम करना चाहिए। किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके किसी ने जबरन दबंगाई के बल पर अपनी हवेली खड़ी की है तो कानून वहाँ पे मौन नहीं रहेगा। अगर गरीब के लिए कानून है तो बड़े से बड़े नागरिक के लिए भी ये कानून बना हुआ है, और ये अभियान ऐसे ही तत्वों के लिए है। और जो लोग अपराध की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है कि संभल जाओ, जो बाप दादों की कमाई होगी वह भी ऐसे जाएगी फिर अगर अपराध की गलत दुनिया में जाओगे तो। दूसरा, कांग्रेस का एक विकृत चेहरा देश के सामने फिर से आ गया है। इनके नेता बोलते मंचों पे किस किस प्रकार के लच्छेदार भाषण करते हैं, लेकिन कितना बेशर्मीपूर्ण इनका चेहरा है कि इनकी सत्ताएं, इनके साथ द्वारा शासित सत्ताएं कैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों को संरक्षण देती हैं। ये एक उसका उदाहरण भी आपके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन लोकतंत्र में माना जाता था कि लोकलाज से व्यवस्था चलती है। कांग्रेस ने वो लोकलाज भी त्याग दिया है। अब बेशर्मी की इस हद तक वे चले गए हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता की सुरक्षा की कीमत पर वे किसी माफिया और किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी, जरूर देगी। चूंकि आपने कांग्रेस की बात की, हाल ही में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया केरल से। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से भी सांसद था, नॉर्थ से, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों को ज़्यादा डीपली समझते हैं। तो क्या वो शायद ये जताना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग उन मुद्दों को उतनी डीपली नहीं समझते। उनकी इस टिप्पणी को आप कैसे देखेंगे जब वो खुद 3 बार के सांसद अमेठी से रह चुके हैं? क्या वो अपने लोगों को इतना नहीं समझते? इसी को एहसान फरामोशी कहते हैं। जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने या उत्तर भारत ने कई बार देश की सत्ता की बागडोर सौंपी और लंबे समय तक सौंपी, सवाल उत्तर प्रदेश और केरल का नहीं है। केरल हमारे लिए सनातन आस्था की भूमि है, आदि शंकराचार्य की वो जन्मभूमि है, नारायण गुरु की जन्मभूमि है। भारत की सनातन धर्म की जड़ें मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए केरल से ही निकल करके स्थापित की थी। सवाल ये है कि ये विभाजनकारी मानसिकता कांग्रेस की वास्तविक पहचान बन चुकी है, और कांग्रेस में इस प्रकार के चेहरे नहीं होते तो कांग्रेस मरती क्यों? तो कांग्रेस के लिए जो है राहुल गांधी इसको एक उपलब्धि मानते होंगे जो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये कांग्रेस को पूरी तरह ले डूबने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार के वक्तव्य पर्याप्त हैं। जनता उनकी असलियत को जानती है। आज वह केरल में जाकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को गाली देते हैं, कल वह बाहर जाएंगे तो केरल के लोगों को भी वही गाली देंगे।
ऐसा तो है नहीं कि पहली बार वो कर रहे हों। इससे पहले यूएस एम्बेसडर के सामने उन्होंने जो बात कही थी भारत के संगठनों के बारे में, तब जैसे मोहम्मद और जैसे आतंकी संगठनों को क्लीन चिट देने का काम भी राहुल गांधी ने किया था। तो ये तो मानसिकता का वो है, इसमें मुझे लगता है कि वो मानसिकता कभी बदलेगी नहीं। उन्होंने हमेशा इस प्रकार का व्यवहार ही किया है और अमेठी की जनता ने उसका सबक 2019 में उनको दे करके हिसाब किताब पूरा किया है और आगे के लिए भी उन्होंने एक भूमिका तैयार कर दी है कि बाकी आगे के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को क्या निर्णय करना है।